दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। वो अगर आ गए तो राम मंदिर का ताला खोल देंगे। वो अगर आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे। वो आ गए तो सारा जेवर छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों के हवाले कर देंगे। वो अगर आ गए, कांग्रेस अगर आ गई, इंडी वाले अगर आ गए तो देश की संपत्ति प्रॉपर्टी छीन कर उन लोगों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो इस तरह के नफरती बयान और इस तरह के नफरती भाषणों के बावजूद अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, और साफ तौर पर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, तो आखिर इसका क्या नतीजा माना जाए? क्या बीजेपी का राम मंदिर प्लान फेल हो गया? क्या बीजेपी से अपना पीछा छुड़ा लिया राम जी ने, या भाजपाइयों ने ही राम जी को छोड़ दिया और उनको एक पॉलिटिकल मुद्दा ही बनाकर छोड़ दिया और राम जी ने उनको कोई फायदा नहीं दिया? क्योंकि अयोध्या से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, बुरी तरह से हारी है। जिस अयोध्या की राजनीति पर चलकर, जिस अयोध्या के ही रास्ते पर चलकर भारतीय जनता पार्टी कायम हुई, आरएसएस ने अपना वजूद मजबूत कर लिया इस राम मंदिर आंदोलन को लेकर के, उसी अयोध्या के मामले में बीजेपी बिल्कुल बुरी तरीके से हार गई। पर मामला हारने वालों का सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अच्छे अच्छे टॉप क्लास के लोग हारे हैं, अच्छे अच्छे नेता हारे हैं जिनके हारने की उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। लेकिन जनता जनार्दन ने समझा दिया कि कोई लूटे चाहे ना लूटे, कोई धार्मिक सांप्रदायिक मामला बने चाहे ना बने, कोई राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगाए चाहे ना लगाए, कोई ज्यादा बच्चा पैदा करे, कोई कम बच्चा पैदा करे, आप 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटते फिरे, उससे जनता के मुद्दे कम नहीं होने वाले। जनता कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को पकड़ करके चल रही थी और इसी का नतीजा है कि अच्छे अच्छे लोग हार गए हैं। उसमें से एक सिलेंडरा वाली आंटी हैं, तुलसी बहू उर्फ स्मृति ईरानी, अमेठी से वो चुनाव हार गई हैं। अमेठी के अलावा मेनका गांधी भी चुनाव हार गई हैं और मेनका गांधी के साथ साथ अजय मिश्रा टेनी भी चुनाव हार गए हैं। अजय मिश्रा टेनी वो नेता हैं जिनके बेटे ने बाकायदा आंदोलन करने वाले किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। इसके बाद पूरे देश में किसानों के आंदोलन ने बिल्कुल तूल पकड़ लिया और ऐसा लगा कि कहीं पूरे देश में ये मामला बहुत बड़ा ना हो जाए। वो तो राकेश टिकैत वगैरह किसान नेता मिलजुल कर कैसे भी करके मामले को शांत कराए, लेकिन उस वक्त लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए। खैर, उस मुद्दे के बारे में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन निरहुआ का नाम आपने सुना है? भोजपुरी फिल्म स्टार माने जाते हैं भोजपुरी सिनेमा के निरहुआ। इनकी ज़बान सांप्रदायिक भी है, इनके फिल्मी गाने भी सांप्रदायिक हैं, अश्लील होते हैं, बेहद ही फूहड़ किस्म के माने जाते हैं और भोजपुरी को बदनाम करने वाले अक्सर यही लोग हैं। और निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ इनका पूरा नाम है, दिनेश लाल यादव। और ये दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने चले थे धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, और धर्मेंद्र यादव सांसद बन गए और दिनेश लाल निरहुआ बुरी तरीके से हार गए। अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को अफजाल अंसारी ने बुरी तरीके से हरा दिया है। अफजाल अंसारी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। ये अफजाल अंसारी अभी भी गाजीपुर से सांसद हैं और इन्हीं के छोटे भाई का नाम था मुख्तार अंसारी, और ये अच्छे खासे मैंडेट से जीत चुके हैं। इससे पहले इन्होंने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे उस दौर के, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। मनोज सिन्हा को उन्होंने अच्छे खासे अंतर से हराया था और इस बार भी इन्होंने अच्छे खासे अंतर से ही भारतीय जनता पार्टी को हराया है और ये अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। ये इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के सीट पर जो है ये इलेक्शन लड़ रहे थे और ये जीते। इसके अलावा चंदौली जिला है बनारस, जहां मोदी जी अभी जीते हैं, उसी पड़ोस में गाजीपुर है और बनारस से ही सटा चंदौली जिला है। यानी गाजीपुर और चंदौली ये दोनों आपस में सटे हुए हैं और चंदौली और गाजीपुर भी आपस में पड़ोसी हैं। तो वहां महेंद्र नाथ पांडे थे। महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के सांसद थे और इस बार दोबारा इनको टिकट मिला था, लेकिन ये हार गए महेंद्र नाथ पांडे। इसके साथ ही सबका नाम लिया जाए और हैदराबाद से चुनाव लड़ने वाली माधवी लता का जिक्र न किया जाए तो फिर जिक्र करना ही बेकार है। हैदराबाद के पूरे माहौल को खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता गई थी और ये भी बहुत बुरी तरीके से मुंह की खाई है इन्होंने और बहुत बुरी तरीके से ये हारी है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिर जीत गए हैं अच्छे खासे
अंतर से जीते हैं। और माधवी लता वही हैं जिन्होंने मस्जिद के सामने खड़ा होकर के तीर चलाया था, इशारा करते हुए बाकायदा सिंबल बनाया और दिखाया कि मैं तीर छोड़ रही हूँ मस्जिद को देख करके। मस्जिद के ऊपर इन्होंने इशारतन जो है वो तीर चलाई। वीडियो भी खूब वायरल हुआ, FIR भी लॉन्च हुआ उस मामले में। और यहाँ तक कि वोटिंग के दिन यही माधवी लता जाती हैं पोलिंग बूथ में और वहाँ जो मुसलमान औरतें थीं, मुसलमान खवातीन थीं, उनके पर्दे को हटा करके उनका शक्ल देखना चाहती थी। और ये इन्होंने शक्ल देखना शुरू किया, उनके वोटर ID डॉक्यूमेंट देखना शुरू किए, जबकि ये पोलिंग अफसर का काम होता है, जो सरकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद होते हैं चुनाव आयोग के, वो ये सब चीज़ देखते हैं, निकाब भी देखते हैं, शक्ल भी मिलाते हैं, वोटर ID डॉक्यूमेंट भी देखते हैं। लेकिन एक उम्मीदवार इस तरह का काम कर रही है, कैंडिडेट इस तरह का काम कर रही है, इस मामले में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इसके वीडियो भी वायरल थे, FIR लॉन्च करी गई माधवी लता के खिलाफ, और ये जीत भी नहीं पाई। यही एग्जिट पोल वाले माधवी लता को ओवैसी से बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे थे और कहते कि ये तो जीत गई। ओवैसी साहब हार गए और माधवी लता जीत गई। खूब ढोल ताशे जो है पीटने की कोशिश हो रही थी, खूब जश्न मनाए जा रहे थे एग्जिट पोल आते ही, लेकिन एग्जिट पोल की हवा निकल गई। इसके साथ ही नवनीत राणा, ये नवनीत राणा को आप जानते होंगे, नवनीत राणा वही हैं जो अपने आप को हनुमान भक्त कहती हैं, और इन्होंने जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ अच्छा खासा मोर्चा खोला था जब वो मुख्यमंत्री थे, महाविकास अघाड़ी के, जब वो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले। लेकिन नवनीत राणा भी अपना चुनाव हार गई, बुरी तरीके से हारी हैं। और ये वही महिला हैं जो बहुत ही सांप्रदायिक है। इन्होंने ही कहा था अभी हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान ही कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरह के सांप्रदायिक बयान दिए गए और खूब दिए गए, जम के दिए गए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर सांस नहीं लेता है कि आखिर आपने इतना जहरीला बयान दे कैसे दिया, लेकिन ऐसा सांप्रदायिक बयान दिया जाता है। और ये नवनीत राणा वही हैं, जब ये अमरावती से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनी गई, सांसद चुनी गई, तो इनके चुनाव प्रचार में मुसलमानों ने, अमरावती के मुसलमानों ने बहुत जमकर प्रचार किया था। इनके लिए बिल्कुल कलेजा पेश कर दिया था कि कैसे भी करके अपने कैंडिडेट को हम जिता दें अमरावती से। यही नवनीत राणा थी जो मुसलमानों के कंधे पर सवार होकर के आती हैं और फिर मुसलमानों को आंख दिखाने लगती हैं और मुसलमानों को कहती हैं कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। निशाना मुसलमानों पर लगती हैं साधने। लेकिन इस बार इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ और ये भी चुनाव हार गए बहुत बुरी तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सरकार कैसे बनेगी तो उसको भी लेकर गजब की जोड़ चल रही है। JDU और TDP की तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के जरिए। प्रधानमंत्री ने जो है नीतीश कुमार से भी बात की है, बिहार के नीतीश कुमार से, और आंध्र प्रदेश के जो TDP के चीफ यानी चंद्रबाबू नायडू से भी इन्होंने बात की। चंद्रबाबू नायडू वही हैं जो मजहब के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की वकालत करते हैं, इन्होंने दिया भी है, और उन्हीं के साथ ये गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। और मोदी जी पूरे इलेक्शन भर ये कहते रह गए कि दलित पिछड़ों, OBC SC ST का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। लेकिन जो पार्टी लेकर के आई थी उसी पार्टी के साथ ये सरकार चलाने के लिए तैयार रहते हैं, उसी पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता है जो धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। इसके साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। ऑफर भी दिया गया है, ऐसा सिर्फ मीडिया के हवाले से सुनने में आ रहा है, स्पष्ट नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी इनको ऑफर की गई है इंडिया गठबंधन में आने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और इंडिया की नींव रखने वालों में नीतीश कुमार शामिल थे। शामिल तो इसमें ममता बनर्जी भी थी। भारतीय जनता पार्टी को नाको चनो चबा दिए। मोदी जी की तमाम रैलियां, तमाम सांप्रदायिक बयान TMC ने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया और TMC ने 30-32 सीटों के करीब में उनको निकालने की उम्मीद है। और जब गठबंधन की सरकार बनाएगी तो यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री कुर्सी थमानी पड़े, क्योंकि अगर कोई 1-2 सीट, 10-20 सीट अगर दे रहा है तो उसको अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया जा रहा है तो जो 30-32 सीट देने के लिए तैयार होगी, गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार होगी, समर्थन करेगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर की सीट या फिर बड़े ओहदे की हकदार तो जरूर बनती है। इसके साथ ही OIC का एक सीट भी आप ले सकते हैं। OIC का जो सीट है, OIC साहब लंबे समय से हैदराबाद के सांसद रहे हैं तो वो भी बाहर से समर्थन दे सकते हैं, ऐसा हमारा कयास है। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से स्लो काउंटिंग हो रही है, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाए,
फाइनल रिजल्ट आने में। ये भी हो सकता है कि आज ही रात में फाइनल रिजल्ट आ जाए, ये भी हो सकता है कि कल सुबह हो जाए, लेकिन जब भी होगा जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब भी फाइनल होगा बहुत लेट लतीफ से होगा, रात में या कल सुबह तक हो सकता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।